हेलो रियो दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है आपका एमपीपीएससी प्री 16 फरवरी को है। अब 16 फरवरी को जो एमपीपीएससी प्री है दोस्तों, अब इस एमपीपीएससी प्री में आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, अंतिम 15 दिनों में मध्य प्रदेश के आखिरकार कौन कौन से टॉपिक पढ़े, ये मैं आपको आज की पूरी क्लास में अच्छे से बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक को स्किप करना है, किस तरह क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, देखिए 16 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो साथ ही साथ आपको जो एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज एमसीक्यूज को जितना हो सके आपको लगाना है, जिससे कम से कम आपको पता रहेगा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आप सही कर पा रहे हो। टेस्ट सीरीज कृपया कोशिश करें कि एमपीपीएससी से रिलेवेंट ही लगाएं। उल्टी सीधी टेस्ट सीरीज लगाओगे तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओ, आपके नंबर यदि कम आएंगे तो एमपीपीएससी जैसे एग्जाम लेता है उससे रिलेवेंट ही आपको टेस्ट सीरीज जो है वो यहाँ पे लगानी है। तो अंतिम 15 दिनों में क्या क्या पढ़ें क्या क्या नहीं, ये एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यूनिट 2 मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी है, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए और ये है, इनमें मैं आपको बता दूं आखिरकार पढ़ना क्या क्या है आपको। सबसे पहले मध्य प्रदेश के इतिहास में दोस्तों ध्यान रखो, प्राचीन इतिहास पे। प्राचीन इतिहास जो है यहाँ पे दोस्तों भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जो है आपको पता है, अब ये प्राचीन इतिहास पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया, तो प्राचीन इतिहास में जो वैदिक सभ्यता है उससे रिलेटेड आपको मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें अच्छे से रट लेनी है। अभी लास्ट में बार बार इन चीजों पे रिवीजन करना है। इसके अलावा फिर आइए आप ओलिगर वंश के बारे में। ओलिगर वंश यहाँ आपको अच्छे से रिवीजन करना है, ये प्राचीन इतिहास में। तो प्राचीन इतिहास में इन दो पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, लिख लो। उसके बाद आइए मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास जो है उसमें ये तीन वंशों के आसपास घूमेगा, एक तो परमार, एक चंदेल और एक कलचुरी। परमार, चंदेल और कलचुरी, इन वंशों के आसपास हर बार आयोग क्वेश्चन पूछता है, तो ये तीन वंश आपको मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड पढ़ लेना है। उसके बाद आइए, ये हो गया प्राचीन इतिहास, ये मध्यकालीन। और आधुनिक इतिहास से रिलेटेड, आधुनिक इतिहास जो है इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना है दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन, 1842 का बुंदेला विद्रोह, 1857 की क्रांति और 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनके समय में कौन कौन से जनजातीय व्यक्तित्व या किसी नॉर्मल व्यक्ति ने आंदोलन किया, उसका क्षेत्र और किस समय। जैसे 1857 की क्रांति के समय भीमा नायक, खाज्या नायक, टांट्या मामा ने किया निमाड़ से, तो ये ध्यान रखना, भीमा नायक बड़वानी के, खाज्या नायक बड़वानी के, टांट्या मामा खंडवा के। तो क्षेत्र याद रखना है, समय याद रखना है। क्षेत्र और समय से रिलेटेड हर बार आयोग कथन के रूप में या फिर क्लियर रूप में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना की गई, आयोग ने कहा कि सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में हुई, तो ये ऑप्शन टर्मिनेट हो गया, सीहोर में हुई थी। तो क्षेत्र और किस समय किया, ये आपको इतिहास से संबंधित सारी चीजें अच्छे से ये पढ़नी, और बेसिक बेसिक तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया, हाँ। जनजातियां बोलियां उधर हम देखेंगे, जनजातीय व्यक्तित्व उधर देखेंगे, इनको हटाओ। यूनिट 2 में आपको इतिहास में दोस्तों ये पढ़ना है। अब उसके बाद आइए प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, इनसे रिलेटेड जो है ये एक बेसिक बेसिक जो आप पढ़ रहे थे पहले वही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं। इंपॉर्टेंट ये जरूर पढ़ना है, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, ये जरूर अच्छे से पढ़ लेने हैं। और पर्यटन से रिलेटेड दोस्तों प्रमुख देखिए दोस्तों, हिंदुओं में आप पढ़ोगे ना, हिंदू विवाह एक्ट 1955, इसमें हिंदुओं में हिंदू भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं। तो इनसे रिलेटेड कोई यदि स्थल है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, या फिर दोस्तों वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कोई पर्यटन स्थल है वो पढ़ लेना। और यूनेस्को की तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो आपको पता ही है, जिसमें से खजुराहो के मंदिर जो है बहुत ज्यादा फेमस है, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मंदिर खजुराहो में, या ये वाला मंदिर कहाँ है, ठीक है। तो खजुराहो, सांची और भीमबेटका आपको पता है, इन तीनों के बारे में ज्यादा पढ़ना तो है नहीं, पहले से ही आप पढ़ चुके हो। तो यूनिट 2 में से दोस्तों आपको ये चीजें पढ़नी है, क्या, इतिहास में ये हो गया, इसके अलावा साहित्यकार, इसके अलावा खजुराहो, सांची, भीमबेटका, इनके बारे में। और जो धार्मिक पर्यटन स्थल है वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं कि कौन सा कहां पर या किसका क्या प्राचीन नाम है। इतना आपको दोस्तों पूरा अच्छे से क्या कवर करना है, यूनिट 2 को कवर करना है, ठीक है। यूनिट 2 को आपको क्या करना है, कवर करना है।
हाँ, अब आइए मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में बस आपको इतना याद होना चाहिए कि तापमान ज्यादा कहाँ है, तापमान गर्म कहाँ है, कौन सा खनिज कहाँ है, कौन सी मिट्टी कहाँ है। ये एक सामान्य तरीके से यदि आप बेसिक तरीके से याद कर लेते हो तो आसानी से दोस्तों आपका एमपी का जो ज्योग्राफी है वो कवर हो जाएगा। जैसे मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी है, तो इधर काली मृदा है, गहरी काली, साधारण, गहरी, छिछली काली। इसके अलावा यहाँ पे जलोढ़ है, यहाँ पे मिश्रित है, यहाँ लाल पीली और लेटराइट मृदा है। तो मृदा याद रखो, भौगोलिक विभाजन याद रखो, जलवायु में इधर गर्मी है, इसके मुकाबले इधर गर्मी ज्यादा है, इधर सर्दी ज्यादा है, तापांतर इधर ज्यादा है। दक्षिण पश्चिम मानसून किधर से आता है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा ज्यादा, इधर वर्षा कम होती है। इसके अलावा पंचमढ़ी में सबसे ज्यादा, भिंड में सबसे कम। ये आपको वर्षा से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, वनों का नया डाटा जरूर याद रख लेना। वन स्थिति रिपोर्ट आई जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में कितने वन है बताओ कमेंट्स के माध्यम से। तो ये वन पूछ लेगा। वनों से ऊपर से जो वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, कब कब, बांस का कब किया गया, तेंदुपत्ता का, हर्रा का, गोंद का, साल के बीजों का, ये ध्यान रखना है। यहां देखो हर टॉपिक से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछेंगे, पर मिट्टी, जलवायु और भौगोलिक विभाजन मैप से याद रखना। वन से हर बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी पूछ लेता है सागौन कितने परसेंट पे है, कभी पूछ लेता है सबसे ज्यादा सागौन कहाँ है, कभी पूछ लेता है बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो ये छोटे छोटे राष्ट्रीयकरण याद रखना, जैसे बांस 1973, हर्रा गोंद 1969, तेंदुपत्ता 1964, एमपी में वनों का राष्ट्रीयकरण 1970, ये ध्यान रखना। प्रमुख नदियों की उपनदियां जरूर ध्यान रखना, जैसे नर्मदा की उपनदी याद रखना है, चंबल की आपको उपनदी, इधर है बेतवा की उपनदी, इसके अलावा ये इसकी क्या ताप्ती की उपनदी। ये जो 5-6 बड़ी प्रमुख नदियां हैं ना, उनकी प्रमुख उपनदियां आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और जल विद्युत परियोजना तो पता ही है, जैसे चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना, ओमकारेश्वर, महेश्वर हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्रमुख नदियों की ये ध्यान रखना है। पहाड़ियां, पठार मैंने बता दिया, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन में बता दिए, प्रमुख खनिजों का कौन सा क्या होता है ये मैंने बता दिया। सबसे ज्यादा दोस्तों फसलों में देख लेना, और सबसे ज्यादा जल संसाधन में आप देख लेना कि कौन सी सिंचाई वगैरह कैसी क्या होती है। ऊर्जा के पारंपरिक, गैर पारंपरिक स्रोत, जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है ना, जैसे पवन ऊर्जा के मामले में एमपी 8वें स्थान पे है, सौर ऊर्जा में चौथा है, संपूर्ण नवीकरणीय के मामले में 8वें। तो ये पूरे पॉइंट जरूर अच्छे से लिंक से याद रखना जो मैंने कराए। इसके अलावा प्रमुख उद्योग और जनसंख्या वृद्धि 2011 की जनगणना से रिलेटेड हर बार दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछता है, इंडिया की भी एमपी की। तो ये आपको बेसिक बेसिक सभी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहां से हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं, बट ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। बेसिक नदियों की सहायक नदियां, मिट्टी कहाँ कहाँ पे है, जलवायु किधर क्या है कैसी है। इसके अलावा दोस्तों ये नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में यहाँ पढ़ना है, और ये चीजें हो जाएगी। ठीक है, हाँ अब आइए एमपी की ज्योग्राफी के बाद एमपी की पॉलिटी। एमपी की पॉलिटी में 2020 से 2023 तक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहा, इनमें से ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो संविधान सभा का सदस्य रहा, इस मुख्यमंत्री के बाद कौन सा मुख्यमंत्री रहा, इनमें से कौन मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता रहे नहीं रहे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आ रहे हैं। तो अब देखिए 2024 में अभी नहीं पूछा गया है कोई कठिन, फिर भी मैं आपको बता दूं कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, यहां से क्वेश्चन आएंगे। आरक्षण याद रखना, 243 डी और टी, डी इधर हो जाएगा, टी इधर हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, तो वहां निर्वाचन के सारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त याद रखो, एनबी लोहानी, गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, आर परशुराम, बीपी सिंह। जो नया करंट है ना उससे जोड़ते हुए चलो, ये किस संविधान संशोधन के तहत बना, कितने आर्टिकल है इसमें, ये सारी चीजें ऐसे पढ़ो। संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल पहले, वर्तमान में, ये बेसिक पढ़ लेना। इसी तरह ये विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये पढ़ना है। और सुशासन नया टॉपिक जुड़ा है, गुड गवर्नेंस, तो हो सकता है लोक सेवा गारंटी अधिनियम पूछ ले, एमपी ऑनलाइन पूछ ले, और मुख्यमंत्री ये पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी, ये ऐसे क्वेश्चन जो है ये आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया, ये बेसिक बेसिक पढ़ना है, यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, पंचायती राज पे। उसके बाद देखिए एमपी की इकोनॉमी, इसमें सारी चीजें नहीं पूछी गई है। हालांकि आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों में पूछ लेता है कि जीएसडीपी बताइए, एमपी की प्रति व्यक्ति आय बताइए, पर एमपी में क्या पूछा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में एमपी की प्रति व्यक्ति आय कम है या ज्यादा है। ऐसा बेसिक क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। थोड़ा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल से रिलेटेड जो प्रमुख योजनाएं हैं वर्तमान में, वो ध्यान रखो।
एसडीजी जरूर ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर भी है, यूनिट 7 में भी है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 के 17 याद होने चाहिए ये। और जो वर्तमान में 2023 में आया ना नीति आयोग के द्वारा एसडीजी रिपोर्ट, उसमें एमपी की क्या रैंक है, एमपी ने स्कोर क्या किया है, भारत ने स्कोर क्या किया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ये एमएसएमई पढ़ लेना, एमएसएमई जरूर पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। अधोसंरचना में सड़क वगैरह बेसिक जो नया डाटा है ना आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 वो जरूर पढ़ लेना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद बेसिक पढ़ना है, जैसे आलू इधर इंदौर साइड, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ का, रतलामी सेव, ये जो बेसिक बेसिक आपको पता है उसी से आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे, कथन के रूप में आने की उम्मीद है। और बौद्धिक संपदा अधिकार, इसमें जो जीआई टैग है ना वो पढ़ लेना, जैसे सबसे पहला हो जाएगा, और अभी हाल ही में 2022-23 में किस किस को शामिल किया गया वो पढ़ना है। तो यहां से समझ में आया, ये बस जीएसडीपी प्रति व्यक्ति आय पढ़ना है यहाँ से, फसलों वगैरह का उत्पादन, इसके अलावा ये बेसिक ये एसडीजी और ये आईपीआर जरूर आपको अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पे आपको बेसिक, हालांकि एमपी इकोनॉमी की वन शॉर्ट वीडियो जो है ये भी मेरा जल्द ही आएगा, और डेली शाम को 4 बजे मेरी क्लासेस भी चलती है, तो वो भी आप अच्छे से हमारे साथ जुड़ के देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा दो मैं आपको वन शॉर्ट वीडियो में कराऊंगा। हाँ भाई, ये यूनिट 8 एमपी करंट अफेयर मैं आपको बताऊंगा। देखिए एमपी करंट अफेयर में आपको कौन कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है। एक तो आर्ट एंड कल्चर का पढ़ना है, जो पद्म पुरस्कार मिले 2023 और 2024 और 2025 के। इसके अलावा दोस्तों खेलों से रिलेटेड, जैसे अभी 2 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, वो ध्यान रखना है, आर्ट एंड कल्चर खेलों से रिलेटेड। और इसके अलावा कोई उद्योग जगत से रिलेटेड कोई कॉन्क्लेव वगैरह हो रहा है, उससे रिलेटेड करंट आने की पूरी उम्मीद है, तो इन 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा फिर थोड़ा थोड़ा तो कहीं से पूछा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इन 3 चीजों पे अच्छे से फोकस करो बस। हाँ भाई, ये यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां उनकी संस्कृति वगैरह हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए इसको 2 भागों में बांटो, एक तो ये हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, और दूसरा ये हो जाएगा। तो आपको बुंदेला विद्रोह के समय, 1857 की क्रांति, 1930, 1942, इस समय कौन कौन से क्या जनजातीय व्यक्तित्व हुए और कहां से विद्रोह किया। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के समय मनसू ओझा, वीरसा गोंड, विष्णु सिंह उइके हो जाएंगे, तो ये बैतूल साइड से थे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। बैतूल में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, 1857 में निमाड़ साइड से स्वतंत्रता जनजातीय ने आंदोलन किया। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कौन कौन से जनजातीय व्यक्तित्व हैं, राजनीति से रिलेटेड, ये आपको जनजातीय व्यक्तित्व के फोकस करना है। इसके अलावा यहाँ पे संग्रहालय बता देना, प्रकाशन में पूछा था वन्या प्रकाशन की शुरुआत कब हुई, ठीक है 1980, ये आपको ध्यान रखना है। लोक संस्कृति से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, निमाड़ का प्रमुख नृत्य वगैरह, बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहती है, फिर भी आप पढ़ना चाहो तो एक बेसिक तौर पे पढ़ लेना, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो अब ये जो टॉपिक है ये जल्दी कवर होगा, तो इसको सबसे पहले फोकस करें, और फिर उसके बाद जो ऊपर है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, जनजाति में भील पढ़ना है, गोंड पढ़ना है, और बैगा, ये 3 जनजाति पढ़नी है। इन 3 जनजातियों की क्या पढ़नी है, उपजाति, नृत्य और त्योहार, ये इसके आसपास आपको घूमना है, या फिर फैक्चुअली डाटा बार बार रिवीजन कर सकते हो, तो ये आपको करना है। और भौगोलिक विस्तार तो आपको पता ही है कौन सी जनजाति कहाँ है, जैसे भिम्मा पूछ लिया, आंध्र पूछ लेगा, बिहारी पूछ लेगा, ये जनजातियां कहाँ पर है और किस तरह क्या कर रही हैं, तो ये हो जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है, ऊपर वालों पे फोकस करते हो तो ये चीजें आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है। हालांकि पढ़ना तो सब कुछ है, पर मैं लास्ट टाइम पे बता रहा हूं सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है। तो इस तरह दोस्तों ये टोटल जितनी भी एमपी की यूनिट हैं उन सभी में मैंने आपको बताने का कोशिश किया है कि ज्यादा क्या पढ़ना है, कम क्या पढ़ना है, किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है। यूनिट 2 बहुत बड़ी है तो उसमें मैंने बता दिया, और ये फिर छोटी छोटी यूनिट है जो मैं समरी के रूप में मैंने ये पूरी क्लासेस आपको फुल एमपी जो है इसी यूट्यूब सेशन पे, इसी यूट्यूब चैनल पे करवाई है, प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हो और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो मैं आशा कर रहा हूं कि दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में भी आई होगी, और अच्छे से दोस्तों आप रिवीजन के माध्यम से एमपीपीएससी का एग्जाम दीजिए और बिल्कुल क्रैक कर पाओगे। बस कूल होके पॉजिटिव माइंड के साथ अच्छे से अपना एग्जाम देना है। गलतियां क्या क्या नहीं करनी है ये भी मैं आपको समय समय पे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा बताता जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब दोस्तों एग्जाम देने वाला पहली बार स्टूडेंट जाता है तो उसे डर का वो रहता है, पेपर होगा अच्छा नहीं होगा,
प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय क्या काम करता है, क्या सावधानियां रखनी है, ये सारी चीजें जो है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।